Hello, my dear viewers. So, CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपके पास राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी हो तो ये जो एग्ज़ाम है इट्स इजी टू क्वालिफाई। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ज़हूर अहमद वानी साहब, जिन्होंने CSIR UGC नेट को क्वालिफाई किया, नेट GRF को क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 47 इन 2011। तो उन्हीं से हम जानने की कोशिश करें कि व्हाट शुड बी द अप्रोच और व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। Dr. Zohur, welcome to the show. Thank you, Arif. Thank you so much for having me here and for inviting me to talk on this very important topic of CSIR NET JRF examination. And I'm really excited to talk about this important topic and share my experience and about this exam. And I hope this session will be very interesting to the students, so to the aspiring students who are willing to appear for this examination. Dr. Saab, you have been teaching in college for some past 5 or 6 years, I think. तो आपको कैसे लगता है कि जो कॉलेज में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो बायोलॉजिकल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, चाहे बॉटनी की हो, जोलॉजी की हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हाउ डू दे प्लान फ्रॉम दी वेरी आउटसेट? कॉलेज से ही वो कैसे प्लान करें अपने करियर को, या फिर इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड वो अपना अप्रोच कैसे बनाएं फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ, ताकि उनको पीच में फिर वो फायर फाइटिंग ना करनी पड़े? इसमें आरिफ साहब, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊँ, लाइक अगर कोई बच्चा जो है कॉलेज में जब एडमिशन लेता है तो उसके सामने जो है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है मैं समझता हूँ वो है कि भाई उसके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि वो अपने जो है डिसीजन में वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ डेडिकेशन। जो वो चीज़ करने जा रहा है उसमें उसको कम्प्लीटली जो है वो 100% उसको अपना डेडिकेशन शो करना है उसमें। अब सिंस आजकल जो NEP जो 2020 का आया है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो मैं कह रहा हूँ वो ऑलरेडी एक बच्चे को वहीं से आता है। लाइक ही हैज़ टू चूज़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज चॉइस एज ए मेजर। सो वहाँ पे क्लैरिटी आती है बच्चे को कि मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज जो मेजर सब्जेक्ट है उसी में आगे उसको PG भी करना है, उसी में आगे उसको जो अपना लाइक कैरियर जो है बनाना है। सो NEP जो है इस लिहाज से कहीं ना कहीं से जो है बच्चे को एक एडिड एडवांटेज है कि क्लैरिटी ऑफ जो एक माइंड होती है उसमें वो एक बच्चे को जो है हेल्प प्रोवाइड करता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जो कॉलेज लाइफ की स्टार्टिंग से ही जो है उसको एक वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर लेता है कि मुझे करना क्या आगे, किस सब्जेक्ट में मुझे आगे अपना कैरियर बनाना है। अगर कोई बच्चा बॉटनी में चाहता है तो फिर उसको बॉटनी की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, या जोलॉजी में अगर कोई इंटरेस्टेड है देन उसको पता है कि मुझे जोलॉजी में कैरियर बनाना है, देन ही नीड टू पुट मोर फोकस ऑन जोलॉजी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो सबसे 3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दो 3 पॉइंट्स आर क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड देन सेकंड पॉइंट इज़ ऑनेस्ट इन इज डिसीजन, एंड देन थर्ड पॉइंट इज़ डेडिकेशन। जो वो डिसीजन लेता है उसकी तरफ उसको 100% अपना डेडिकेशन शो करना है। डॉक्टर साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? पहले तो PG के लिए उनको अप्लाई करना है, PG एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, देन दे विल गेट इनटू दी यूनिवर्सिटी, और फिर जो वहाँ पे वो PG कर रहे हैं तो PG में वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? हमें थोड़ा सा एक आउटलाइन में अगर आप बता दें कि पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का, और सिलेबस जो है वो थोड़ा सा नटशल में आप बताएं कि सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं, और जो पैटर्न मेनली जो हमारा पैटर्न होता है एग्ज़ाम का कि MCQ बेस्ड है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, या अगर MCQ बेस्ड है तो कौन कौन से सेक्शंस हैं, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे व्यूअर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंस बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जब एक बच्चा कॉलेज में आता है तो कॉलेज जो है बेसिकली मैं समझता हूँ कि हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो है कॉलेज जो है वो फाउंडेशन स्टोन में समझता हूँ। बिकॉज अगर आप देख लें कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, लाइक चाहे वो PSC के एग्ज़ाम्स हों या UPSC के एग्ज़ाम्स हों, उनमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो PG कोर्स लाइक BSc कोर्स होता है, ग्रेजुएशन उसमें होता है, ठीक है कि नहीं? सो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे को जो है लाइफ में अगर सक्सेस जो है हासिल करनी है तो उसे जो है अपने ग्रेजुएशन कोर्स को सीरियसली लेना है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम कॉलेज लेवल पे जो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है बड़े इसको एक कूल अप्रोच से ले लेते हैं, और
और उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिकॉज मोस्टली मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने जो पिछले जो 6-7 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेज लेवल पे, इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या इवन कि हमारे वक्त में भी हमने देखा है कि जो हम कॉलेज जो लाइफ होता है इसको हम बड़े नॉन सीरियस वे में ले लेते हैं। एंड देन स्पेशली फॉर जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं, तो हमारे वक्त में ईयरली होता था, आज का सेमेस्टर सिस्टम्स हैं। और सो फर्स्ट जो 2 ईयर्स हैं हम बड़े ना वो नॉन सीरियस अप्रोच में ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद जब फाइनल ईयर आता है, स्पेशली आजकल फाइनल सेमेस्टर में जाके बच्चे फिर सोचते नहीं आगे हमें यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर वो उस टाइम पे जो है बड़ा कुछ वो ना अपने आप को प्रिपरेशन के पीछे लग जाते हैं, बट लेकिन उस टाइम पे जो है ना वो काफ़ी लेट हुआ होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ग्रेजुएशन के जो 3 साल हैं ये हर किसी बच्चे को जो है अपने करियर का जो है फाउंडेशन स्टोन मानना है, और इसी तरह से इसको जो है मजबूती के साथ जितना आप इसको प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा वो लाइफ में उसके सक्सेस के चांस हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक हमेशा बात कहता हूँ कि भाई आप अगर आप कॉलेज में जो है 4 लेक्चर आप अटेंड करते हो दिन में, और घर में जो है जाके आप सिर्फ 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट को दीजिए। दैट मीन्स कि अगर आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स आपको टोटल 2 आवर्स जो अपने घर में जाके देने हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर आप 30 मिनट्स भी नहीं दे पाते हो, जस्ट गिव 20 मिनट्स टू ईच सब्जेक्ट। 20 मिनट्स अगर आप एक सब्जेक्ट को बच्चा देगा, उसमें क्या कर सकता है, जो कॉलेज में पढ़ा है उसको घर में जाके देखना है। सो वो जो प्रोसेस अगर पूरा सेमेस्टर कंटिन्यू करेगा बच्चा, और मैं ये समझता हूँ कि उसको एग्ज़ाम टाइम में जो रात भर जो जाके फिर वो तेल ना वो अपने आप को इतना वो करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बट लेकिन यह है कि यहाँ पे ट्रेंड एक है हमारा अनफॉर्चुनेटली कि जो है पूरा सेमेस्टर जो है वो ज़ाया कर लेते हैं, एंड देन एग्ज़ाम के दिन रात फिर वो जाके तैयारी करने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद यही होता है, फिर वो नोट्स के पीछे लगे होते हैं, फिर नोट्स ला के फिर रात को पढ़ते हैं 10 दिन में 5 दिन में, तो फिर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये बड़ा एक बुरा ट्रेंड है जो मैं समझता हूँ कि ख़त्म बच्चों को जो है स्पेशली कॉलेज लेवल पे जो है वो नहीं करनी चाहिए, और पीजी लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक दे मे बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। हालांकि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बट अगर आप खुद बताएं कि इसका पैटर्न क्या है तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैटर्न क्या है? MCQs का एग्ज़ाम है, तो कौन कौन से सेक्शंस हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितने मार्क्स टोटल होते हैं, और कितने आपको लेने पड़ते हैं रफली इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। इसमें जो है जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है बेसिकली ये 2011 से पहले जो है ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन हुआ करते थे। बट 2011 के बाद जो है ये इसमें MCQ आया। अब आजकल जो है ऑनलाइन हो रहा है, CBT मेथड कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट हो रहा है आजकल। लेकिन ओवरऑल ये कि जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, और इसमें जो है 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। जो सेक्शन A है वो एप्टीट्यूड जो CSAT जो हमारे होते हैं एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं, उसमें जस्ट स्टूडेंट का जनरल जो है एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। और ये इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और 20 क्वेश्चन में से आपको 15 करने होते हैं, मैक्सिमम 15 करने होते हैं। तो 22 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स कि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसमें से 30 एट द मोस्ट आपको अटेंड करने हैं, तो उससे कम वो कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपका ये सेक्शन B है, इसमें आता है इसमें 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और उसमें से आपको 35 अटैम्प्ट करने होते हैं, मैक्सिमम 35, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आपको जो फर्स्ट 35 है वो काउंट होंगे। सो ये चीज़ है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सोचो 100 का वो है, लेकिन आपको उसमें से 70 मार्क्स का ही मैक्सिमम लिमिट अटैम्प्ट करना है। उससे कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें, वो डिपेंड करता है कि कितना कम करोगे आपको ना मेरिट नीचे जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन B है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है इसमें। लाइक लाइफ साइंस वाले जो है लाइफ साइंस होगा, मैथमेटिकल साइंस होगा तो वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होगा, फिजिकल साइंस होगा तो फिजिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसमें ये ख़ास ख्याल रखना। लाइक मैं अगर एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई सपोज सिर्फ सेल वाला प्लांट किसका बना हुआ है, या सेल वाला फंजाई किसका बना हुआ है, तो ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यूजुअली सेक्शन B में आते हैं। एंड देन उसके बाद सेक्शन C जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं समझता हूँ इस एग्ज़ाम का है। इसमें जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आपको अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपको होते हैं, उनमें से आपको 25 अटैम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन के मार्क्स 4 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन का। सो आपको दैट मीन 100 मार्क्स का ये हो गया, तो दैट मीन्स टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके वो 200 मार्क्स का ये हो जाता है ये JRF का एग्ज़ाम। और इसमें जो टाइम लिमिट होता है वो 3 घंटे का होता है।
लेकिन जो सेक्शन सी है, आप खुद समझिए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके 4 मार्क्स होंगे, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल टाइप के होते हैं और लॉजिक्स और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक कंसेप्ट नहीं होगा, मल्टीपल कंसेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन होता है। लाइक इसमें आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर सेल साइकिल भी होगा, साइटोस्केलेटन्स का रोल भी होगा, आपको जैसे कि कैंसर में होता है, तो मल्टीपल जो है प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो है बहुत सारा मतलब एक मॉलिक्यूलर लेवल का भी उसमें होगा। तो मल्टीपल कंसेप्ट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जो है आपको अपना ये क्वेश्चन वो बंदा क्वालिफाई कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये कंसेप्ट इसको जो है क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है, मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा जो है 200 में से अगर वो 120 से 130 के बीच में अगर उसका स्कोर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि उसको मान के चलना चाहिए कि उसका जो है नेट 100% क्वालिफाई हुआ है, बल्कि वो JRF की कैटेगरी में जा सकता है। और अगर कोई बच्चा जो है वो 100+ स्कोर उसको आ रहे हैं, तो दैट मीन्स की चांस है उसका नेट एग्ज़ाम उसका ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये एक पहले से ही माइंड में क्लैरिटी आने के बाद अगर आप 20 क्वेश्चन कर लोगे सेक्शन सी में से, आपके आगे वहीं से आपके 80 पॉइंट्स आ गए। एंड देन अगर आप सेक्शन बी में से आप 10 ही करोगे तो 20 मार्क्स वहाँ से आगे। एंड सेक्शन सी में से अगर आप 10 करोगे तो आपके 110 मार्क्स आगे, आप आराम से नेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग हम भूल गए, नेगेटिव मार्किंग है तो किस रेट पे है? नेगेटिव मार्किंग है इसमें वही 0.5, इसमें हर सेक्शन में सेम है, बट मैं 0.5 इसमें है। लेकिन यह है कि इसमें 0.25, हाँ 0.25, बट इसमें यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को ज़्यादा वो डालने की ज़रूरत भी नहीं। हाँ, इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, बट जहाँ पे आपको से थोड़ा सा अगर कहीं डाउट है तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जिसका आपको कोई पता ही नहीं है तो तुक्का बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा, तुक्का आपको अवॉइड करना है। बट लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार नहीं 60-40 का कुछ आपको माइंड क्लैरिटी है कि यार 60% मुझे लगता है इसका आंसर ये होना चाहिए, एंड देन या से 70-30, तो ऐसे क्वेश्चन को यू कैन गो फॉर इट। डॉक्टर साहब, जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक है इस एग्ज़ाम का, आई एज़ फार एज आई नो, मुझे लगता है कि इसमें 13 यूनिट्स है टोटल। एंड ये बायोकेमिस्ट्री से भी है, ये बॉटनी सिलेबस से भी है, ये इसमें जोलॉजी का पार्ट भी होता है, इसमें बायोटेक का पार्ट भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो बॉटनी में पीजी कर रहा हो, या पीजी जिसने किया हो, या फिर जो जोलॉजी में कर रहा हो या किया हो, या फिर बायोटेक में किया हो या कर रहा हो, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता कि वो सिलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी करें? मतलब अगर 13 यूनिट्स हैं तो आपने बोला कि इसमें बहुत सारी चॉइस आपको मिलती है, यू गॉट 440 मार्क्स एंड ऑल, तो आपको नहीं लगता कि उनको सिलेक्टिवली स्टडी करनी चाहिए? दे मस्ट चूज सम 8 यूनिट्स और 9 यूनिट्स। इसी के साथ ये भी मेरा जुड़ा है ये क्वेश्चन कि क्या वो कुछ टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हैं? इसमें कोई ऐसा स्कोप है? ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यू डोंट नीड टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस कम्प्लीटली। जो है इसमें आपको कोई मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कोई 100% सिलेबस कवर नहीं करना है इसमें। आप इसमें 70-80% सिलेबस जो है आप इसमें कवर करो, लेकिन जो वो 70-80% सिलेबस है वो आपको 100% कवर करना है। दैट मीन्स उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ये चीज़ खास ख्याल रखना है। सो जो 20% आपने छोड़ा या जो 30% आपका सिलेबस आपने स्किप किया है, और वो बिल्कुल आप आराम से छोड़ सकते हो, उसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिमेनिंग जो 70% जो आपने पढ़ा है, वो आपको बिल्कुल उसमें से आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप जो है मतलब आपको स्किप नहीं करना है। वो जो 70% जो आपने प्रिपेयर किया है स्पेशली इसमें जो है लाइक मैं अगर बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ तो वो आराम से जो इसमें इम्यूनोलॉजी पोर्शन है या एनिमल फिजियोलॉजी पोर्शन है, इजीली वो स्किप कर सकते हैं। अब कुछ जैसे जोलॉजी के बच्चे हैं वो आराम से प्लांट फिजियोलॉजी को, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को, प्लांट डेवलपमेंटल पोर्शन जो है बायोलॉजी पोर्शन है, वो आराम से स्किप कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है, लाइक इकोलॉजी आपका हर जगह मिलेगा, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉमन, जेनेटिक्स अगेन कॉमन, बायोकेमिस्ट्री अगेन कॉमन, इवोल्यूशन कॉमन। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो बड़े कॉमन है। सो आपको जो है ये जोलॉजी के लिए बच्चों के लिए भी जो है सिलेबस में होता है पीजी में, और जो हमारे बॉटनी वाले हैं उनको भी होता है। इवन की जो इसमें बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री वालों को कहीं ना कहीं वैसे भी उनको मेडिकल फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी जो है बायोटेक में आता है, इसमें बायोकेमिस्ट्री में भी आता है। सो वो प्लांट वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक वाले, बिकॉज जो CSIR जो नेट JRF होता है एग्जाम होता है ये लाइफ साइंसेस का, इसमें जोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, अब बायो रिसोर्स वाले भी शायद देते हैं ये एग्ज़ाम। तो ये जो है अपने हिसाब से अपने जो पीजी के सिलेबस के हिसाब से जो है कोई पॉइंट जो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो स्किप कर सकते हैं ईजिली। इसमें सारा का सारा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इतना आप यू कैन अफोर्ड इट हियर। राइट, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कुछ व्यूअर्स भी हैं जो ये पूछते हैं कि कोई ट्रेंड के हिसाब से, कि आपने देखा होगा, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग द पेपर्स, है ना, आप पेपर्स देखते हैं,
हर साल शायद 2 बार होते हैं एग्ज़ाम, तो आप पेपर सीखते हैं, तो आपको लगता है कि कोई ट्रेंड है कि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो CSIR वाले कम पूछते हैं? तो ऐसा अगर कुछ है तो बिल्कुल इसमें जो है कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ज़्यादा मैंने अक्सर देखे हैं कि स्कोर्स उसमें से आते हैं। लाइक आपको इकोलॉजी है, इकोलॉजी में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप सेक्शन बी और सेक्शन सी में इकोलॉजी के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। सिमिलरली आपको जो है फिजोलॉजी पोर्शन है, चाहे आपको एनिमल फिजोलॉजी हो या प्लांट फिजोलॉजी हो, तो उसके क्वेश्चन आपको मतलब मिलेंगे आपको। चाहे प्लांट साइंस वाले हैं तो प्लांट फिजोलॉजी के पोर्शन आराम से कर सकते हैं, एनिमल फिजोलॉजी को स्किप कर सकते हैं वो। सिमिलरली आपके पास जो है जेनेटिक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपको जो है कवर करना ही करना है, इसमें से आपको स्किप करने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, मैं समझता हूँ इसमें से भी जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन जो आपका जीनोमिक्स है, या जो हम कहते हैं जो हमारे पास जो बायोटेक्निक्स वगैरह होते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन होते हैं अप्लाइड। हाँ, और उसमें से भी जो है कुछ टॉपिक्स हैं लाइक जो आपको स्किप नहीं कर सकते हो। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसमें ये भी होता है कि इसमें अगर आपको लाइक मैक्सिमम पोर्शन को आप कवर करोगे, इसमें आपको ये रहता है कि जो JRF में भी फिर कैटेगरी होती है, लाइक जो टॉप जो आते हैं उनको SPM दिया जाता है। तो अगर आप मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कवर करोगे, देन आराम से आप SPM के लिए जा सकते हो। थोड़ा सा हम डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्ट नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि अभी हम बस ये बोल रहे हैं कि मेहनत कैसे करनी है। तो थोड़ा सा अगर आप ये बता दें कि पर्क्स क्या है, मतलब अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं या फिर SPM आपने बोला टॉप जो होते हैं तो उनको SPM मिलता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप, हाँ, या फिर जो नेट क्वालिफाई करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? अगर आप गिनवा दें कुछ फ़ायदे तो वो भी। बिल्कुल, इसमें नेट का ये फ़ायदा है कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया। और JRF का जहाँ तक सवाल है, उसमें देन ऑब्वियसली आपको जो है एक फेलोशिप मिलता है फॉर 5 इयर्स। और उसमें जो है फर्स्ट 2 इयर्स उन जो होते हैं उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है, जिसको JRF कहते हैं। एंड देन उसके बाद जो 3 इयर्स के बाद आपको जो है सीनियर रिसर्च फेलो कहा जाता है। उसमें आपको जो पहले जो 2 साल है उसमें आपको 28,000 प्लस HRA मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी जहाँ पे आप PhD कर रहे हो अपना। ऐसे ही आपको जो उसके बाद SRF में आपको जो है 31,000 मिलता है, एंड देन प्लस HRA। सो ये है कि आप आराम से अपना मतलब खर्चा निकाल सकते हो, और देन यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इवन मैंने अपने टाइम में जो है अपने JRF के पैसे से गाड़ी भी खरीदी थी। सो या यू फील जस्ट आफ्टर PG पहली बार आपको लगता है यार शायद कि अब हम कमा रहे हैं, अब हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो ये जो है इसमें एक एज मिलता है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली हर एक इंसान जो है वो ज़्यादा टाइम जो है पेरेंट्स पे मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। सो इट इज़ द ईजिएस्ट वे जहाँ पे आप जस्ट आफ्टर MSc और MSc के दौरान ही जो है आप इसको क्वालिफाई करके जो है आप अपना JRF जो है या PhD प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली PhD अपने एक फेलोशिप पे करना, इट हैज़ इट्स ओन चार्म। अगर आप PhD कर रहे हो विदाउट फेलोशिप तो इसमें आपको काफ़ी सारे हार्डशिप्स आते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, लाइक 5 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो वंस यू हैव योर ओन फेलोशिप देन ऑब्वियसली थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू ड्यूरिंग दिस PhD प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, वी हैव दिस सेगमेंट जहाँ पे व्यूअर्स जो हैं वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड आई देन आस्क देम ऑन देयर बिहाफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, आई थिंक आपने इसका जो आंसर है वो दिया है। इट वाज आस्क्ड बाय जाहिद फ्रॉम निशात। हिज क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज विच टॉपिक शुड नॉट बी मिस्ड और लेफ्ट, एंड इज देयर एनी यूनिट और चैप्टर विच वी कैन लीव वेरी इजीली। सो आई थिंक ये हो गया। उसके बाद वी हैव उस्मान फ्रॉम अनंतनाग। ही आस्क्ड, सर I want to ask Professor Zuhur Saab a question, and this is, can I pass if only 50% syllabus is covered? So इनका मतलब ये है कि अगर ये 50% syllabus cover करें तो क्या इनका क्वालिफाई हो सकता है नेट? ये भी ऑलमोस्ट मैंने पहले ही लगभग कवर किया, जो मैंने पहले आपको कहा कि इसमें 50% ऑफ द सिलेबस जो है बॉर्डर लाइन पे है, समझ लो। सो
मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड ये करूँगा कि ही शुड गो फॉर 50% किया है, 10% और कर लो यार, 60 to 65% करके आप आराम से जो है जा सकते हो। लेकिन जो वो 60 to 65% है, मेक श्योर कि आपने वो 100% कवर किया, उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जो है अगर आप लेके चलोगे देन कोई ये नेट क्वालिफाई कर सकते हो। जेआरएफ का अगर नहीं सही, लेकिन नेट के लिए जो है यू कैन गो विद 60 to 65%। We have another question. ये है, sir, my name is Ramesh and I am from Srinagar. Please tell me, I am in first sem BSc. ये इन्होंने BSc में एडमिशन लिया है with botany as major. इनका major है botany and biotechnology इनका minor है. So I think इनका बहुत सारा जो syllabus है वो वहाँ पे है. So how can I prepare for net examination? इनका ये है कि ये कैसे आज से ही फोकस करें और कैसे करें. क्या नाम का है अपने इनका, उस्मान, रमीज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आया है आपको कि मैं मतलब जब कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो कॉलेज लेवल का बच्चा, अगर वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, मैं इसमें समझता हूँ कि जो इंसान सोचता है दैट मीन्स कि वो उसकी तैयारी भी कर रहा होता है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें आपको जो है, अब आई डोंट नो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कौन सी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हो, लेकिन यह है कि इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अगर अभी से आप तैयारी करोगे, लाइक फिजोलॉजी है, प्लांट फिजोलॉजी, ठीक है, तो वो आपको आगे कंटिन्यूस सेम पीजी में वही पढ़ना है, नेट के लिए वही पढ़ना है। और इस तरह से आपके पास जेनेटिक्स पोर्शन आता है आपका सेमेस्टर 4 में फिजोलॉजी है, एंड देन सेमेस्टर 5 में आपको जो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। सो उसके बाद सेमेस्टर 6 और 7 में आपको आई थिंक इकोलॉजी एनाटॉमी शायद सेमेस्टर 2 में आता है, सेकंड एंड थर्ड में। सो एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड देन दिस एम्ब्रियोलॉजी एंड जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो 4-5 टॉपिक्स जो आपको अपने ग्रेजुएशन में आते हैं, ये आप जो है बड़े अच्छे बुक से पढ़ लो। बेहतर है कि अगर जो रेफरेंस बुक्स हैं अगर आप वो कंसल्ट करोगे देन समझ लो कि आप पीजी में अब आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन मेक श्योर कि आप जो है इसमें थर्ड सेमेस्टर में आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। नेट की तो बात ही नहीं है। सो वी हैव ए सेपरेट सेगमेंट बिफोर मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो वो पूछने से पहले मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ इन द सेंस वो वाली नहीं जो आपको अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखने पड़े इस मकाम पे आने के लिए, या फिर जो आपको स्टडीज़ के दौरान जो आपको स्ट्रगल्स देखनी पड़ी, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा कहें तो शायद कुछ व्यूअर्स उससे भी इंस्पायर हो जाएं। ऑब्वियसली स्ट्रगल्स जो है हर एक लाइफ में होती हैं, लेकिन इसमें जो है मैं 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हमेशा अपने लाइफ में जो है जो जिसको लेके मैं काफ़ी जहाँ भी मैं बोलता हूँ तो ये 2-4 पॉइंट मैं बोलते रहता हूँ। लाइक कि इवन की जो मेरा पीएचडी थीसिस है उसमें भी जो हम इसको एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं जो स्टार्टिंग में है, उसमें भी जो पहला लाइन है वो मैंने यहाँ पे ही लिखा है कि भाई इंसान को हमेशा जो है ड्रीम जो है ना, वन शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। और जब आप बड़े ख्वाब देखते हो तो फिर आप उन ख्वाब को पूरा करने के लिए आप जो है कोशिश भी करते हो। सो मैं बचपन से ही जब मैं अपने गांव में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे एक मेरा ये ख्वाब था कि मुझे जो है पढ़ाई का जो ज़नीत है जो वहाँ तक जानना है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था पीएचडी वगैरह एमएससी का कोई आइडिया नहीं था। एंड ऑनेस्टली हमें ये पता था कि भाई 12th के बाद 13, 14, 15 ऐसे चलता है और 20th जो अल्टीमेट जो है डिग्री है ये उस टाइम पे मेरे माइंड में था। और मैं ये कहता था कि भाई मैं 20th डिग्री तक जो है मतलब 20वीं की पढ़ाई तक मैं जो पढ़ूंगा। तो ये मैं बचपन से मेरे एक माइंड में था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पीएचडी की थीसिस लिख रहा था तो उस टाइम पे मुझे ये बात जो है माइंड में आई और मैंने वहाँ पे लिख लिया कि भाई राइट। जब मैं अपनी गलियों में जो है गिल्ली डंडा खेलता था तो उस टाइम पे मैं एक सोचता था मुझे ये करना है, और आज जब पीएचडी की थीसिस में लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे वो ख्वाब जो है मैं आज पूरा होते हुए देख रहा हूँ। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा जो है अपने पेरेंट्स की दुआएं जो है हमेशा आपको काम आती हैं। एंड देन ऑब्वियसली पेरेंट्स तो दुआ वैसे भी करते हैं, लेकिन टीचर्स की दुआएं जो हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने लाइफ में हमेशा जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा कि मेरे टीचर जो है मेरे लिए दुआ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर जहाँ मिलते हैं मुझे तो मुझे बड़ा प्राउडली उनको ये बात कहता हूँ कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो बड़े ये जो है एक ख़ास जो है मैं समझता हूँ लाइफ में जो है इंसान को कामयाबी के लिए जो ज़रूरी है। एंड देन थर्ड थिंग ये है कि इंसान को हमेशा कभी भी जब लाइफ में स्ट्रगल्स मुश्किलात आती हैं लाइफ में आप कभी भी मतलब दो छाँव का एक वो होता है जहाँ पे आपको खुशी होती है वहाँ पे गम भी आता है, जहाँ पे आपको परेशानी है वहाँ पे आपको खुशहाली भी आती है। सो
लाइफ में कभी फेलियर से जो है आपको डरना नहीं चाहिए। पीएचडी में सारे लोग शिकायत करते हैं कि भाई मेरा रिसर्च नहीं हो रहा है, पेपर पब्लिश नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। बट सच में कहूँ, मैंने पीएचडी की जो 5 साल थे उसमें बहुत इन्जॉय किया है, और मेरे जितने भी पीएचडी के जो फ्रेंड्स हैं सारे ही कहते हैं भाई पीएचडी में तुम बड़ा इन्जॉय करते थे। तो ये चीज़ें हैं कि लाइफ को हमेशा इन्जॉय करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात कही डॉक्टर साहब ने कि स्ट्रगल्स तो लाइफ में आती हैं, बट जिस तरह इन्होंने एंजॉय किया है अपने स्ट्रगल्स को, अपनी लाइफ को, अपने जर्नी को, तो हम सबको इससे एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अब ये पूछना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने की। वी हैव गॉट ऑनलाइन रिसोर्सेज, वी हैव गॉट ऑफलाइन रिसोर्सेज, सो मेनी बुक्स आर पब्लिश्ड रिगार्डिंग द टॉपिक। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए चुनना। ये एक बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। पिछले ज़माने में हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे सिलेक्ट किया जाए रिसोर्सेज को। तो इसके साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली बताएं कि जो सेक्शन ए है उसके लिए कौन सी बुक आप रिकमेंड करते हो, या फिर आपने कौन सी बुक पढ़ी, और उसके बाद जो सेक्शन बी एंड सी है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है लाइफ साइंसेस, तो उसमें आपने कौन सी बुक्स खुद पढ़ी और आज आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करोगे टू आवर स्टूडेंट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। बिल्कुल, आजकल जो है जिसको हम कहते हैं ना कि एक रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। अगर पढ़ने वाला बच्चा, उसके लिए कोई कमी नहीं। ऑनलाइन जो है आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। बट स्पेशली मैं अगर नेट जेआरएफ की बात कर लूँ तो मैं इसमें जो है हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि इसमें आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। और इसमें जो है वही मैंने कहा कि राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन पीजी में आपको अल्टीमेटली जो है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेक श्योर यू क्वालिफाई योर नेट जेआरएफ विद इन मतलब 2 years आफ्टर क्वालिफाइंग पीजी। सबसे जो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम चांसेस क्वालिफाई करने के नेट जेआरएफ के आपके 3rd and 4th सेमेस्टर में आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। स्पेशली 4th सेमेस्टर में या जस्ट आफ्टर 4th सेमेस्टर जो है आपके 90% चांसेस हैं आपको नेट जेआरएफ करने के लिए। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो अभी मैंने जैसे कहा कि आपको लाइक डिफरेंट बुक्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे आथर्स के बुक्स हैं। अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात की जाए तो आपके पास टेजन जिगर है, या आपके पास सेलिसबरी एंड रॉस हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें जेनेटिक्स की बात की जाए तो गार्डनर है इसमें। एंड देन उसके बाद अगर आप सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो उसमें कूपर की किताब आती है, या आपके पास काप की किताब आती है, बुक आती है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये बुक्स। एंड देन उसके बाद अगर आप बात करें जिस अप्लाइड वाले की, लाइक इसमें आती है जीनोम या जीन क्लोनिंग बाय टी.ए. ब्राउन, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इकोलॉजी में जो है आपको ओडम की या पीटर स्टालिन की किताब पढ़नी है, या दोनों पढ़ना है, क्योंकि ओडम जो ज़्यादातर फोकस करता है पॉपुलेशन इकोलॉजी पे, और स्टालिन जो है वो कम्युनिटी इकोलॉजी पे फोकस करता है। सो ये जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये बुक्स। एंड देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की जाए तो प्लांट की, तो वहाँ पे आपको जो है राघवन की किताब पढ़नी है, और जो मैंने खुद ने पढ़ी है कि वो बुक्स हैं जो मैंने मतलब खुद पढ़ी हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप अब एनिमल साइंस की बात की जाए तो उसमें जो है मैंने जो फ्रेंड्स, जो मेरे जूलॉजी के फ्रेंड्स हैं, उनसे सुना है कि भाई गाइटन की किताब बड़ी अच्छी आती है, या मेडिकल फिजियोलॉजी के कुछ नोट्स आते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी के नोट्स आते हैं। भाई नोट्स नहीं, बेसिकली वो बुक है बाई जर्ड, वो मैंने सुना कि बड़ा अच्छा इसमें आपको हेल्प करता है। एंड देन उसके बाद अगर आप एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की जाए तो उसमें गिलबर्ट की किताब आती है। सो और बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है मैंने खुद ने जो है खानम की किताब आती है, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी मैंने पढ़ी है, बड़ी अच्छी बुक है वो। सो ये वो बुक्स हैं जो आप जो है कंसल्ट कर सकते हो, और जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब इनमें से जो है जो भी आपको अवेलेबल होगा आपको वो पढ़ना पड़ेगा टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ। एंड देन उसके बाद अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो बाईजूस भी आजकल जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करता है ये मटेरियल वगैरह इसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए। और एक ऑनलाइन साइट एक है बायोटेक्निका करके, वो वहाँ पे अच्छा आपको ऑथेंटिक आपको ना वो इन्फॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग नेट जेआरएफ, CSIR नेट जेआरएफ। तो उस पेज को आप जो है उस वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हो ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन। पेपर ए, हाँ, पेपर ए में यार एप्टीट्यूड में ऐसा है कि इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने खुद ऐसा कोई किताब नहीं पढ़ी थी पर्टिकुलरली, बिकॉज इसमें जो है मैं हमेशा पहले से ही मैं ये एप्टीट्यूड वगैरह करते रहता था उनकी राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज। सो मेरा एप्टीट्यूड वैसे ही पहले से मैं मतलब वो ठीक ठाक था, रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह। और इसमें जो है बट अगर आप बुक की बात की जाए तो अरिहंत की एक CSAT बुक पढ़ सकते हो आप। ये वर्गीज़ की भी एक किताब आती है CSAT के, मार्केट में जो भी आपको CSAT का बुक अवेलेबल हो यू कैन गो फॉर इट। बट ऐसा जो है अगर किसी का एप्टीट्यूड ठीक ठाक होगा देन ही डजंट नीड टू बाय ए बुक फॉर दिस।
तो आपने कोचिंग की बात भी की अपने इस जवाब के दौरान, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इज़ कोचिंग नेसेसरी फॉर दिस एग्जामिनेशन? क्या कोचिंग नेसेसरी है, या फिर सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी, सेल्फ स्टडी के दम पे भी एक इंसान ये क्वालिफाई कर सकता है एग्ज़ाम? बिल्कुल इसमें कोचिंग मैं समझता हूँ इसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बच्चा जो है पीजी में अगर वो सीरियसली सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है, अगर पढ़ रहा है पीजी में, पीजी में कोचिंग में मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। बिकॉज मैं खुद जो है मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, एंड मैंने अपना जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया था 4th सेमेस्टर में। और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेरी है हमारे स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि हाउ मच टाइम डज दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर? मतलब एक सीरियस अगर कोई एस्पिरेंट है, वो प्रेपरेशन कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसको कितना टाइम देना पड़ेगा डेली, और कितना टाइम पीरियड जो होना चाहिए, मतलब मंथ्स में कितना टाइम लगता है मिनिमम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्ज़ाम की सीरियस प्रेपरेशन करने के लिए? अगर कोई स्टूडेंट जो है पीजी में इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, देन ऑब्वियसली पीजी के 2 साल जो है समझ लो कि वो नेट के 2 साल हैं। सीधी सी बात है, वो प्रिपरेशन टाइम है और उसको उसी में जो है आपको 4th सेमेस्टर में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट जो है से पीजी में थोड़ा सा या 2-3 सेमेस्टर उसको ऐसे निकल गया, एंड देन उसके बाद अगर 4th सेमेस्टर में उसको ख्याल आया कि नेट जेआरएफ करने के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, या आफ्टर पीजी अगर कोई करना चाहे, तो इसमें ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन का कोई मैं डेडलाइन तो नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है कितना पढ़ते हो, क्वांटिटी ऑफ द जो टॉपिक्स या क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो, जो क्वांटिटी ऑफ द टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो आप, वो जो है इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि आप कितना जो है क्वालिटी ऑफ द टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन द क्वांटिटी ऑफ द टाइम, या जितना आप पढ़ते हो, कितने बुक्स पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बुक्स पढ़ोगे, आप अच्छे बुक्स आप पढ़ोगे, दैन आपके पास जो है मेरे हिसाब से मतलब 6 महीने जो है वो काफ़ी है, अगर आप इस एग्ज़ाम को जो है ईज़िली आप क्वालिफाई कर सकते हो। दिस वन मोर क्वेश्चन, वो ये है कि नोट्स का कितना इम्पोर्टेंस है? नोट्स हमें बनाने चाहिए ड्यूरिंग द प्रेपरेशन या नहीं? और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस तो मुझे लगता है ऐसे टेस्ट में जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होती है। सो इन दो चीज़ों पे अगर आप रोशनी डालना चाहें। हाँ, ऑब्वियसली देखो इसमें मैं इसको नोट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं वो लिखते हैं अपनी जगह कहीं न कहीं, एक डायरी बनाते हैं, और वो उससे क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब वो रिवाइज़ करने में उसको ईज़ी होती है, और ये मतलब काफ़ी वो आसानी होती है। सो ठीक है, वो किसी-किसी को डिपेंड करता है कि इंसान का टेस्ट क्या है। लाइक मेरा एक आदत था कि मैं कभी लिखता नहीं था, बट मैं अंडरलाइन करता था। अगर आप मेरे एक बुक्स पढ़ोगे, एमएससी के देखोगे, आप पढ़ नहीं सकते हो। और मेरे जो जूनियर्स थे वो मुझे जब बुक्स माँगते थे, मैं कहता था बुक्स ले जाओ, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते उस पे, बिकॉज़ उस पे इतनी अंडरलाइनिंग है। जितनी बार मैं रिवाइज़ करता था उतनी बार अंडरलाइन उस पे मैं करता था। सो मुझे ऐसा होता था, जब मैं अंडरलाइन करता था माइंड में लगता था कि मैं जैसे लिख रहा हूँ उसको। सो ये डिपेंड करता है आपको। टेस्ट सीरीज़ जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर्स को स्टडी ऑब्वियसली करना पड़ेगा पहले। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ बच्चे को, जो 3rd सेमेस्टर में जो अप्लाई करते हो, आप ये मान के चलो, हम एक वो कहते हैं ना कि एक वो मॉक टेस्ट है बेसिकली। इसमें आप एग्ज़ाम के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इस एग्ज़ाम में बैठ के इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है वो आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद ही सीख सकते हो। सो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 3rd सेमेस्टर में बच्चा, चाहे बेशक उसकी प्रिपरेशन उस टाइप की नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट जो है उसको अपेयर होना चाहिए उसमें। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में हमारे स्पेसिफिकली जो हमारे CSR नेट लाइफ साइंस के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, एक छोटा सा मैसेज? लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि भाई जो पीजी के स्पेशली जो आपके 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर हैं, ये 3 सेमेस्टर्स मान लो कि आपके पास जो है प्रिपरेशन टाइम है जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, और ये जो 3 सेमेस्टर्स को आप अच्छे से इस्तेमाल कर लो, समझ लो कि 4th सेमेस्टर में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मेरा जो है एक मैसेज है स्पेशली जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए, हमारे से बात की। इट वाज ए हाईली एनरिचिंग एक्सपीरियंस। I have been watching your YouTube channel, and I'm really, happy that you are sending some very important informations to our students, to our aspiring students who appear for different exams, and happy to be part of this journey. And um, I look forward to sit with you and do more sessions regarding the career planning and different aspects of career of our students. And thank you very much for having me here. Thank you. थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल व्यूवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।